आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 19 सिस्टम अपग्रेड। फिर से जैसे ही वह इंटरफेस बंद करने और आराम करने वाला था, अचानक एक निजी संदेश अधिसूचना पॉपअप हो गई। दिव्या, आप अभी भी जीवित हैं, है ना? दिव्या के संदेश को देखकर इस इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवर के रूप में विक्रम का मुंह अनजाने में एक भद्दी मुस्कान में बदल गया। विक्रम, तुम मेरे बारे में इतना चिंतित क्यों हो? क्या आपको मेरी याद आती है? दिव्या, आपके पास ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन आपकी आत्ममुग्धता काफी गंभीर है। दिव्या, मुझे परवाह नहीं है कि तुम जिए या मरो। मैं चाहता हूं कि आप एक क्रिम्सन प्राणी द्वारा कुचल दिए जाएं। दिव्या, मुझे केवल अपने हार की परवाह है। मैं इस बार इसे वापस लेने आया था। दिव्या का लहजा हमेशा की तरह असभ्य था, लेकिन विक्रम को जरा भी बुरा नहीं लगा। विक्रम, तो फिर आप इसके लिए किस खजाने का व्यापार करने की योजना बना रहे हैं? ज्यादा कुछ कहे बिना दिव्या ने सीधे ट्रेड रिक्वेस्ट भेज दी। व्यापारी दिव्या, व्यापार के लिए वस्तु कायाफल, आवश्यक वस्तु शुद्ध सोने का हार। ये स्पष्ट था कि उसे विश्वास था कि विक्रम तुरंत व्यापार को स्वीकार कर लेगा। हालांकि व्यापार रद्द। दिव्या, क्या आप गंभीर हैं? यह एक शारीरिक फल है। ये भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकता है। दूसरों ने सोने की सिल्लियों की पेशकश की और मैंने फिर भी इसका व्यापार करने से इनकार कर दिया। यह मेरे हार को भुनाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। दिव्या, अगर आपको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है तो मैं पहले इसे सोने से एक्सचेंज कर सकती हूं और फिर आपके साथ ट्रेड कर सकती हूं। क्या ये काम करेगा? विक्रम, आपका क्या मतलब है कि मुझे इसकी कीमत समझ में नहीं आती? फिजिक फ्रूट अच्छा है, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ी कमी है। आपको इसे रखना चाहिए और इसे स्वयं उपयोग करना चाहिए। दिव्या तुरंत समझ गई। यह विक्रम स्पष्ट रूप से शारीरिक फल के मूल्य को जानता था। वो बस इस तथ्य का फायदा उठा रहा था कि हार उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और उससे अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। वह चैट इंटरफेस को निर्णायक रूप से बंद करने से पहले वह गुस्से में बुदबुदाया। दिव्या ने विक्रम के इरादों को पहले ही भांप लिया था। चूंकि बातचीत कहीं नहीं जा रही थी, इसलिए दूसरे पक्ष को चीजों को आगे बढ़ाने देने के बजाय बातचीत करना पूरी तरह से बंद करना बेहतर था। विक्रम मूल रूप से उसे थोड़ा और चिढ़ाना चाहता था, शायद उसे एक और फोटो या कुछ और भेजने के लिए कह रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने इस विचार को छोड़ दिया। इस सुस्त बंजर भूमि की दुनिया में कभी कभी झगड़ा करने के लिए इस तरह के एक मनोरंजक इलेक्ट्रॉनिक पालतू होने से वास्तव में काफी मनोरंजक था। 2. अगर उसने बहुत जोर से धक्का दिया और उसे पूरी तरह से परेशान किया, तो उसका दुर्लभ मनोरंजन गायब हो सकता है और यह बंजर भूमि में जीवन को और अधिक उबाऊ बना देगा। अगले 3 दिनों तक विक्रम का जीवन पूरी तरह से शिकार के इर्द गिर्द घूमता रहा। जिस क्षण से वह जागता था, वह हर सुबह जल्दी निकलता था और देर शाम को लौटता था। फिर भी उसकी दक्षता अभी भी बहुत अधिक नहीं थी। शिकार खोजने में कठिनाई के अलावा प्रत्येक दिन उसका अधिकांश समय इलाके में चलने में बर्बाद हो जाता था। उन 3 दिनों में वह केवल 4 दुर्लभ श्रेणी के प्राणियों और 2 उत्तम श्रेणी के प्राणियों का शिकार करने में कामयाब रहा। हालांकि विक्रम को खुद ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अधिकांश लड़ाइयों को गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट द्वारा नियंत्रित किया गया था। गार्जियन स्प्राउट आमतौर पर हमलों को रोकने और लक्ष्य को रोकने के लिए अपनी ढाल भुजा का उपयोग करके पहले आगे बढ़ता था, जबकि योद्धा स्प्राउट ने निर्णायक हमले किए। विक्रम को अक्सर केवल उनके पीछे खड़े होने की आवश्यकता होती थी, कभी कभी अपने शिकार धनुष के साथ समर्थन प्रदान करता था। कई झगड़ों में वह बस पीछे से देखता था, जबकि 2 छोटे पौधों के योद्धाओं ने लड़ाई समाप्त कर दी थी। इनमें से अधिकांश शिकार एक घास के मैदान वाले क्षेत्र में हुए थे, जिसे विक्रम ने हाल ही में खोजा था। उस स्थान पर वह लगभग हर दिन कम से कम एक प्राणी का सामना कर सकता था, जिससे उसकी शिकार दक्षता में काफी सुधार हुआ। ये भी ध्यान देने योग्य था कि अम्लीय वर्षा उत्परिवर्तन ने सभी प्राणियों को प्रभावित नहीं किया। कुछ जानवर सामान्य और अपरिवर्तित रहे। हालांकि यह जरूरी नहीं था कि बुरा था। इसने क्रिम्सन शाइस इकट्ठा करने में विक्रम की प्रगति को धीमा कर दिया। यहां तक कि दुर्लभ ग्रेट क्रिम्सन क्रिएचर्स द्वारा गिराए गए खजाने के चेस्ट ने भी एक टुकड़े की गारंटी नहीं दी। उसने जिन 6 प्राणियों का शिकार किया, उनमें से एक दुर्लभ प्राणी और एक उत्तम प्राणी सामान्य थे। केवल 4 क्रिम्सन जीव बचे थे। उन 4 प्राणियों में से उन्होंने केवल 2 क्रिम्सन शॉट प्राप्त किए। उस शाम अपने बिस्तर पर बैठकर भुना हुआ हिरन का मांस खाते हुए विक्रम ने हताशा में अपना सिर खुजलाया। पहले से ही उसके पास जो टुकड़ा था, उसमें अब उसके पास केवल 3 क्रिम्सन शॉट थे। वह अभी भी क्रिम्सन ऑर्ब को संश्लेषित करने से बहुत दूर था। हालांकि शिकार पूरी तरह से निराशाजनक नहीं थे।
इन कुछ दिनों के दौरान उन्होंने ये भी प्राप्त किया था। फल भौतिकी गुणा 2, जीवन शक्ति फल गुणा 2। इनका सेवन करने के बाद उनके गुण फिर से बढ़ गए। मेजबानः विक्रम, ताकतः 8 + 4 = 12, गते 8 + 4 = 12, सहनशक्ति 10 + 4 = 14, प्रतिक्रिया 9 + 4 = 13। क्योंकि गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट ने उन्हें प्राणियों का शिकार करने में मदद की, इसलिए उन्हें अतिरिक्त प्लांट एसेंस पुरस्कार भी मिले। उत्तम जीव 2 × 2040 पादप सार, दुर्लभ जीव 4 × 10 = 40 पादप सार, कुल लाभ 80 प्लांट एसेंस। विक्रम ने बिना किसी झिझक के प्लांट एसेंस के एक हिस्से का उपयोग करके वाटर टावर का निर्माण किया और उसे एक्वाहाट रूट के बगल में रख दिया। उस संरचना ने पहले ही शुद्ध जल एकत्र करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में जल मीनार में लगभग 30 लीटर पानी संग्रहित है। इन लाभों के अतिरिक्त विक्रम को स्पाइकवाइन गुणा 8 और थॉर्नवाइन गुणा 2 भी प्राप्त हुए। प्रवेश द्वार के पास मौजूद सुरक्षात्मक लताओं के बगल में 2 कांटेदार बेलें लगाई गईं। जैसा कि अपेक्षित था, वे धीरे धीरे मूल थॉर्नवाइन समूह में विलीन हो गए, जिससे वहां रक्षात्मक घनत्व बढ़ गया। प्रवेश द्वार पर अब 6 कांटेदार बेलें आपस में जुड़ गई थीं, जिससे रक्षात्मक अवरोध काफी मजबूत हो गया था। स्पाइकवाइन का वितरण भिन्न भिन्न था। अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर गोदाम के प्रवेश द्वार के पास 2 पेड़ लगाए गए थे। शेष 6 स्पाइकवाइन को विक्रम द्वारा योजनाबद्ध कृषि क्षेत्र के आसपास लगाया गया था। उन्होंने जिस कृषि भूमि का चयन किया, उसकी लंबाई लगभग 200 मीटर और चौड़ाई 100 मीटर थी। इस क्षेत्र का पिछला भाग सीधे तौर पर पर्वत की दीवार से सुरक्षित था, इसलिए इसे किसी अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। केवल सामने की ओर खुले मैदान की तरफ वाले हिस्से को ही सुरक्षा की आवश्यकता थी। चून की प्रत्येक स्पाइकवाइन लगभग 3 मीटर की आक्रमण सीमा को कवर कर सकती थी, इसलिए विक्रम ने उन्हें सामने के किनारे पर मध्यम अंतराल पर रखा। इस तरह की दूरी रखने से उन्हें बुनियादी रक्षात्मक रेखा बनाते हुए बाद में अन्य सहायक फसलें लगाने की सुविधा मिल गई। सावधानीपूर्वक गणना करने के बाद उसे एहसास हुआ कि खेती की परिधि को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए उसे अभी भी दर्जनों और स्पाइकवाइन की आवश्यकता होगी। लेकिन फिलहाल ये प्रारंभिक चेतावनी और बुनियादी जाल प्रणाली के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त था। इस समय विक्रम का इलाका धीरे धीरे बदल रहा था। अब पिछले 101 प्लांट एसेंस के साथ साथ हाल ही में लगाए गए अतिरिक्त पौधों को गिनते हुए विक्रम ने सावधानीपूर्वक नई दैनिक आय की गणना की। 8 स्पाइकवाइन ने जोड़ 2 4 प्लांट एसेंस का योगदान दिया और 2 नए लगाए गए थॉर्नवाइन ने जोड़ 2 0 का योगदान दिया। कुल मिलाकर उनके द्वारा प्रतिदिन उत्पादित पौधों के सार का स्तर आश्चर्यजनक रूप से 145 अंक तक पहुंच गया था। इस आंकड़े को देखकर विक्रम खुद भी थोड़ा हैरान रह गया। उसकी विकास की गति पहले ही तेजी से बढ़ने लगी थी। फिर उसने अपनी नज़र पास में आराम कर रहे 2 पौधों के योद्धाओं की ओर घुमाई। गार्जियन स्प्राउट एक वफादार रक्षक की तरह ट्री हाउस के प्रवेश द्वार के पास चुपचाप खड़ा था। जब विक्रम ने उसका पैनल देखा तो उसे पता चला कि उसने पहले ही 8 युद्ध अनुभव अर्जित कर लिए थे। वॉरियर स्प्राउट पास ही था, अपनी बेल को बार बार घुमाते हुए मानो हमले की अभ्यास कर रहा हो। उसके पैनल पर 7 युद्ध अनुभव दिखाया गया था। इस रफ्तार से तो संभवतः 2 या 3 और लड़ाइयों के बाद ही दोनों का लेवल बढ़ जाएगा। कम स्वादिष्ट भुने हुए हिरण के मांस का एक और टुकड़ा निगलते हुए विक्रम अगले दिन के शिकार मार्ग की योजना बनाने ही वाला था कि अचानक सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपके प्लांट एसेंस ने पहली बार 500 का आंकड़ा पार कर लिया है। सिस्टम अपग्रेड शुरू हो गया है। कृपया प्रतीक्षा करें, फिर से अपग्रेड कर रहे हो। विक्रम की आंखें तुरंत चमक उठीं। सिस्टम अपग्रेड का मतलब अक्सर नए फंक्शन और उपहार पैकेज होते थे। वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। पिछले अपग्रेड ने विश्लेषण फंक्शन को अनलॉक कर दिया था और उसे वॉरियर स्प्राउट, लाइटफ्लाई वाइन और एक्वाहार्ट रूट प्रदान किए थे, जिससे उसकी पानी की समस्या, प्रकाश की समस्या हल हो गई थी और शिकार करना भी बहुत आसान हो गया था। यह अपग्रेड पिछले वाले से तो निश्चित रूप से खराब नहीं होगा। आखिरकार उनके प्लांट एसेंस का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था। भविष्य में होने वाले प्रत्येक शिकार और जोड़े जाने वाले प्रत्येक नए पौधे के साथ ये संख्या लगातार बढ़ती ही जाएगी। डिंग, अपग्रेड सफल। नया फंक्शन अनलॉक किया गया है, जीव पहचान। ये फंक्शन होस्ट को आसपास के जीवों का अधिक आसानी से पता लगाने की अनुमति देता है, जिससे पर्यावरणीय जागरूकता और शिकार दक्षता में सुधार होता है। विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपको नींद आने पर तकिया लाकर दे दे। इसका समय हमेशा एकदम सटीक होता है। भविष्य में शायद मुझे अपनी कठिनाइयों के बारे में और अधिक सोचना चाहिए।
कौन जानता है, सिस्टम उस दिशा में अपग्रेड हो सकता है। इसके बाद एक और अधिसूचना जारी की गई। डिंग, आपको एडवांस्ड गिफ्ट पैक एक प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे खोलना चाहते हैं? इसे खोलो। बधाई हो, आपने प्राप्त किया है उन्नत शीत मौसम सूट नीला, शुद्ध हंस नीचे कंफर्टर नीला, उन्नत लेटेक्स तकिया नीला, उन्नत कालीन नीला, कीलस स्प्राउट गुना 1 नीला, थॉर्नवाइन बीज गुना 4 नीला। यह विक्रम ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पुरस्कारों को देखा। कीलस स्प्राउट और थॉर्नवाइन सीड्स ने उन्हें समझ में आया, वे स्पष्ट रूप से उनके प्लांट लाइफ सिस्टम से जुड़े प्लांट टाइप रिवॉर्ड थे। एडवांस्ड कोल्ड वेदर सूट भी समझ में आता था क्योंकि अत्यधिक ठंड आपदा आ रही थी। लेकिन शेष 3 आइटम, हंस डाउन कंफर्टर, लेटेक्स तकिया और कालीन, का पौधों से कोई लेना देना नहीं था। एक पल के लिए विक्रम गंभीरता से सोच रहा था कि क्या प्लांट लाइफ सिस्टम ने अचानक उसकी नींद की स्थिति में सुधार करने का फैसला किया है। उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो सिस्टम अप्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ संकेत दे रहा हो, शायद ये सोच रहा हो कि उसकी विकास गति बहुत धीमी है। भगवान ही जानता था कि बंजर भूमि में आने के बाद से विक्रम ने कभी भी देर तक नींद नहीं ली थी। अगर इसे भी आलस्य माना जा सकता है और इससे व्यवस्था उसे नीचा समझे, तो उसके पास सचमुच कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वास्तविकता में लौटते हुए उसने सबसे पहले शुद्ध हंस के पंखों से बना कंबल और लेटेक्स का तकिया बिस्तर पर रखा। अब जब मेरे पास रजाई और तकिया है तो इस बिस्तर को अपग्रेड करने का समय आ गया है। अगर विक्रम उस कोट का इस्तेमाल तकिए की तरह नहीं कर रहा होता जो सिस्टम ने उसे पहले दिया था, तो उस बिस्तर पर सोना सीधे फर्श पर सोने से अलग नहीं होता। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वह अच्छी नींद लेने में कामयाब रहा था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह हर दिन जल्दी निकलता था और पूरी तरह से थका हुआ देर से लौटता था। वो फिर कभी उस कष्टदायक अनुभूति का अनुभव नहीं करना चाहता था, जिसमें वह इस तरह जागता था मानो उसे रात भर ताकतवर पुरुषों के एक समूह ने पीटा हो। उसने अपने बैग से लेटेक्स सामग्री निकाली जिसे उसने पिछले 2 दिनों में खजाने के बक्सों से प्राप्त किया था। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपग्रेड करने का विकल्प चुना। लकड़ी का बिस्तर, लेटेक्स का बिस्तर, आवश्यक पौध सार 50। जैसे ही उसने अपग्रेड की पुष्टि की, पौधे के सार के हल्के हरे कण बाहर निकले और बिस्तर में विलीन हो गए। जब रोशनी कम हुई तो लकड़ी का वह साधारण सा बिस्तर पूरी तरह बदल चुका था। लेटेक्स का बिस्तर अब पहले से 2 गुना बड़ा हो गया था, एक संकरे सिंगल बेड से अपग्रेड होकर एक आरामदायक डबल बेड बन गया था। एक वयस्क व्यक्ति किनारे से गिरने की चिंता किए बिना पूरी तरह से लेट सकता था। बिस्तर का ढांचा मजबूत लकड़ी से बना था, जिस पर मोटा लेटेक्स का गद्दा रखा हुआ था। गद्दे की सतह मुलायम बुने हुए कपड़े से ढकी हुई थी, जिसका रंग गर्म था और छूने में कोमल था। जब विक्रम ने अपनी हथेली से गद्दे को हल्के से दबाया, तो गद्दा थोड़ा सा नीचे दब गया और फिर धीरे धीरे अपनी कोमल लोच के साथ वापस ऊपर आ गया। जिज्ञासावश वह लेट गया। तुरंत ही विक्रम को पुराने बिस्तर की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर का आराम महसूस हुआ। तेज, असहज भावना जो एक बार उसकी पीठ और कमर में छुरा घोंप देती थी जब भी वह सोता था, पूरी तरह से चला गया था। उसने गहरी संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसकी टकटकी धीरे धीरे गद्दे से दूर चली गई। ये समय है। यह उठ खड़ा हुआ। 500 से अधिक प्लांट एसेंस उपलब्ध होने के साथ विक्रम ने सिस्टम स्टोर खोला। एपिसोड 20 आदिम विकास फल। 500 से अधिक प्रकार के प्लांट एसेंस उपलब्ध होने के साथ विक्रम ने सिस्टम स्टोर खोला। उसकी नजरें तुरंत उस चीज पर टिक गईं जो कई दिनों से उसके विचारों में छाई हुई थी। इसकी कीमत 200 प्लांट एसेंस थी। बिना किसी झिझक के उसने खरीदारी का बटन दबा दिया। डिंग, खरीदारी सफलतापूर्वक हुई। प्राप्त हुआ प्राइमल इवोल्यूशन फ्रूट गुना 1। प्राइमल इवोल्यूशन फ्रूट विक्रम की हथेली में शांति से पड़ा था। सामान्य फलों के विपरीत इसकी बनावट अत्यंत असामान्य थी। ये फल लगभग एक वयस्क की मुट्ठी के आकार का था। इसकी सतह गहरे नीले रंग की त्वचा से ढकी हुई थी जिस पर हल्की चांदी जैसी नसें फैली हुई थीं, जो इसकी सतह पर बहती हुई छोटी नदियों जैसी दिखती थीं। प्रकाश में वे नसें कभी कभी झिलमिलाती थीं, मानो फल की त्वचा के नीचे तारों की रोशनी फंसी हो। फल देखने में थोड़ा पारदर्शी लग रहा था और जब विक्रम ने उसे धीरे धीरे अपने हाथ में घुमाया तो वह उसके अंदर घने चमकदार गूदे को हिलते हुए देख सका, मानो उसमें सांद्रित जीवन शक्ति समाहित हो। इसके चारों ओर एक हल्की ठंडी आभा फैली हुई थी। इसे अपनी नाक के करीब लाते हुए विक्रम ने देखा कि लगभग कोई गंध नहीं थी, केवल एक सूक्ष्म ताज़ा सनसनी थी जिसने उसके दिमाग को साफ कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने काट लिया। जैसे ही उसके दांत त्वचा में छेद करते थे, उसकी जीभ पर बहते हुए समृद्ध रस फूट पड़ा।
स्वाद अजीब तरह से ताज़ा था, थोड़ा मीठा, थोड़ा ठंडा और एक प्राकृतिक जीवन शक्ति से भरा हुआ था जो उसके शरीर में फैल जाता था जैसे ही उसने निगल लिया। विक्रम ने जल्दी से पूरा फल खत्म कर दिया। इसके तुरंत बाद परिचित सिस्टम अधिसूचना बज उठी। प्लांट एसेंस जोन 80। जैसे ही फल पच गया उसके पूरे शरीर में एक गर्म धारा फैल गई। यह उसकी छाती में शुरू हुआ और जल्दी से हर मांसपेशियों, हड्डी और तंत्रिका के माध्यम से बह गया। विक्रम स्पष्ट रूप से अपने शरीर की हर कोशिका को जागृत महसूस कर सकता था। उसकी सांसें गहरी हो गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, उसके अंगों में ताकत बढ़ गई, जबकि उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। शक्ति तुरंत उसकी बाह में इकट्ठा हो गई। विक्रम ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। हूश! मूंगे ने हवा के एक तेज झोंके के साथ हवा को चीर दिया, जो इतना शक्तिशाली था कि उसकी आस्तीन पर लगा ढीला कपड़ा फड़फड़ाने लगा। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। इतना मजबूत! मुझे लगता है कि मैं इस ताकत से एक गाय को मुक्का मारकर मार सकता हूं। उसकी नज़र अपने कैरेक्टर पैनल पर पड़ी। मेजबाना विक्रम। शक्ति 12-1-0। गते 12-1-0। सहनशक्ति 14-1-0। प्रतिक्रिया 13-1-0। ये वृद्धि बहुत अधिक थी। लेटेक्स के बिस्तर पर चुपचाप बैठे हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शरीर के अंदर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को ध्यान से महसूस किया। प्राइमल इवोल्यूशन फ्रूट अभी भी धीरे धीरे काम कर रहा था, जिससे उसका शरीर मजबूत होता जा रहा था। बहुत बढ़िया! इस रफ्तार से तो शायद मैं जल्द ही अपने अंडरवियर को बाहर पहन पाऊंगा। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। नए अपग्रेड किए गए बिस्तर पर आराम से लेटते हुए उसने कल के कार्यों की योजना बनाना शुरू कर दिया। हाल ही में किए गए सभी खर्चों और लाभों के बाद भी उसके पास अब भी 452 प्लांट एसेंस बचे हुए थे, और उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि ये बिंदु कहाँ रखे जाएंगे। एक्वाहार्ट रूट को अपग्रेड करना। एक्वाहार्ट रूट को तुरंत अपग्रेड करने के बजाय उन्होंने प्राइमल इवोल्यूशन फ्रूट को पहले खरीदने का कारण सरल था। विकास प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करने से प्लांट एसेंस का एक हिस्सा वापस आ गया, जिससे वह एक्वाहार्ट रूट के अपग्रेड में काफी देरी किए बिना अपने शरीर को मजबूत कर सका। विक्रम के लिए अपनी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति में सुधार करना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि अपने क्षेत्र को विकसित करना। आखिरकार ट्री हाउस कितना भी मजबूत क्यों न हो जाए, अगर मालिक खुद कमजोर होता तब भी सब कुछ एक पल में ढह सकता था। सोने से पहले विक्रम को अचानक कुछ याद आया। थॉर्नवाइन सीड्स और हील स्प्राउट जो उसने अभी अभी प्राप्त किए थे, वे अभी भी उसके बैकपैक में थे। अगर मैं उन्हें अभी लगाता हूं तो वे रातों रात उगाएंगे। कल सुबह तक यह मेरे लिए और अधिक प्लांट एसेंस है। बिना समय बर्बाद किए वह ट्री हाउस के बाहर चला गया। सबसे पहले उन्होंने प्रवेश द्वार के पास मौजूदा थॉर्नवाइन बैरियर के बगल में 4 थॉर्नवाइन बीज लगाए। बीज जमीन में डूबते ही मिट्टी थोड़ी कांपने लगी। पतली गहरे हरे रंग की लताएं तुरंत मिट्टी के नीचे फैलने लगीं और धीरे धीरे आसपास की जड़ों से लिपट गईं। कांटों से ढकी छोटी छोटी कोम्पलें सतह से निकलीं और चुपचाप अपने विकास के चरण में प्रवेश कर गईं। हालांकि वे अभी परिपक्व नहीं हुए थे, फिर भी युवा लताएं पहले से ही सख्त और थोड़ी लचीली थीं, और उनके छोटे छोटे कांटे चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। प्रवेश द्वार पर थॉर्नवाइन की रक्षा पंक्ति और भी घनी और भयावह होती जा रही थी। कांटेदार लताओं का काम खत्म करने के बाद विक्रम ट्री हाउस के थोड़ा और करीब गया और बरगद के पेड़ के आधार के पास हील स्प्राउट का पौधा लगा दिया। अन्य लड़ाकू अंकुरों के विपरीत हील स्प्राउट अपने प्रारंभिक चरण में भी बहुत सौम्य दिखता था। मिट्टी से एक छोटी हल्के हरे रंग की कली निकली जो कई मुलायम पत्तियों से घिरी हुई थी, जिनसे पुदीने जैसी हल्की चमक निकल रही थी। इसके चारों ओर एक हल्की सी खुशबू फैल गई। पास में खड़े रहने मात्र से ही विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर की थकान थोड़ी कम हो गई हो। ये चीज वाकई अलग महसूस हो रही है। संतुष्ट होकर विक्रम ट्री हाउस में लौट आया और जल्द ही सो गया। 16 दिसंबर। तापमान 16-20 डिग्री सेल्सियस 2। अगली सुबह विक्रम ने जागने के बाद सबसे पहले हील स्प्राउट की जांच की। रातों रात अंकुर काफी बढ़ गया था। एक बार छोटी कली अब घुटने तक ऊंची पौधे जैसी प्राणी बन गई थी, जिसके छोटे शरीर से कई चौड़े मुलायम पत्ते फैले हुए थे। इसके आधार पर 2 छोटे जड़ जैसे पैर थे जो इसे अन्य स्प्राउट्स की तरह धीरे धीरे चलने की अनुमति देते थे। इसके पत्तेदार शरीर के केंद्र में एक छोटी चमकती कली एक नर्म पन्ना प्रकाश के साथ स्पंदित होती है। हर कुछ सेकंड में इसकी पत्तियों से हल्के हरे कण बहते थे, हवा में धीरे धीरे घुल जाते थे। छोटा अंकुर धीरे धीरे ट्री हाउस के आधार के चारों ओर घूमता रहा।
कभी कभी यह गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट के बगल में रुक जाता था, उन्हें अपनी पत्तियों से हल्के से छूता था जैसे कि उनकी स्थिति की जांच कर रहा हो। पास में खड़े होकर विक्रम ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक हल्की गर्मी फैल रही है और कल के शिकार से थकान थोड़ी फीकी पड़ रही थी। ये देखकर विक्रम ने तुरंत सिस्टम पैनल खोल दिया। हीलर स्प्राउट नीला, प्रकारा सहायता पुनर्प्राप्ति संयंत्र इकाई, स्थिति स्तर 1, अपग्रेड करने योग्य हाँ, दैनिक पादप सार उत्पादन जोड़ 1-2, विवरण एक गतिशील सहायक पौधा जो अपनी पत्तियों और जड़ों के माध्यम से प्राकृतिक जीवन शक्ति का संचार करता है। ये युद्ध में सहयोगियों के साथ चल सकता है और निरंतर उपचार सहायता प्रदान कर सकता है। वर्तमान कार्य, आसपास के सहयोगियों की मामूली चोटों को धीरे धीरे ठीक करता है, थकान कम करता है और शारीरिक पुनर्प्राप्ति को गति देता है। धीरे धीरे पौधों की इकाइयों गार्जियन स्प्राउट वॉरियर स्प्राउट को हुए नुकसान की मरम्मत करता है। यह उपचार करने वाले कण उत्सर्जित करता है जो सहनशक्ति की पुनर्प्राप्ति गति को थोड़ा बढ़ाते हैं। मोबाइल यूनिट अन्वेषण के दौरान मेजबान और अन्य अंकुरों का अनुसरण करने में सक्षम है। लेवल अप करने की आवश्यकता युद्धक सहायता अनुभव गुना 10, अपग्रेड की आवश्यकता प्लांट एसेंस गुना 150, युद्धक सहायता का अनुभव 250, भूमिका युद्ध क्षेत्र में उपचारकर्ता और पुनर्प्राप्ति सहायता इकाई। पैनल को पढ़ने के बाद विक्रम ने हल्के से सिर हिलाया। लेवल बढ़ाने और अपग्रेड करने की आवश्यकताएं गार्जियन और वॉरियर स्प्राउट्स के समान ही थीं। ट्री हाउस के पास एक साथ खड़े 3 छोटे अंकुरों को देखकर विक्रम को अचानक महसूस हुआ कि उसकी पौधों की सेना धीरे धीरे आकार ले रही है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद विक्रम ने अपना ध्यान प्रवेश द्वार की ओर मोड़ा। अब धानावाइन की बाढ़ में 8 लताएं आपस में लिपटी हुई थीं, जिससे एक कहीं अधिक ठोस रक्षात्मक संरचना बन गई थी। मोटी लताएं एक दूसरे से इस प्रकार लिपटी हुई थीं मानो एक जीवित दीवार हो और उनके नुकीले कांटे घनी पंक्तियों में बाहर की ओर निकले हुए थे। यहां तक कि एक विशालकाय जीव भी उस अवरोध को पार करने से पहले 2 बार सोचेगा। फिर भी विक्रम संतुष्ट नहीं था। अगली आपदा आने से पहले मुझे थॉर्नवाइन रक्षा प्रणाली को पूरा करना होगा। लेकिन वह काम बाद के लिए था। आज का लक्ष्य भी सरल ही था, शिकार। अगली प्राकृतिक आपदा आने में केवल 4 दिन शेष थे। इसके अलावा विक्रम प्राइमल इवोल्यूशन फ्रूट का सेवन करने के बाद अपने शरीर की ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। वह हीलर स्प्राउट की वास्तविक युद्ध उपयोगिता का भी निरीक्षण करना चाहता था। विक्रम ने क्रिएचर सिस्टम इंटरफेस को बुलाते हुए डिटेक्शन फंक्शन को सक्रिय कर दिया। अब उसे पहले की तरह लक्ष्यहीन भटकने की जरूरत नहीं थी। डिटेक्शन इंटरफेस उसके दिमाग में रडार स्क्रीन की तरह दिखाई दिया। केंद्र के रूप में विक्रम की स्थिति के साथ सिस्टम 20 किलोमीटर के दायरे में प्राणियों का पता लगा सकता है। हर पता लगाया गया प्राणी एक चमकती रोशनी के बिंदु के रूप में दिखाई दिया, साथ ही विक्रम से सटीक सीधी रेखा की दूरी के साथ। उस समय डिटेक्शन स्क्रीन पर कई बिंदु झपक रहे थे। निकटतम वाला केवल 600 मीटर दूर था। उत्तम, चलो मेरी गति का परीक्षण करते हैं। विक्रम ने अपने घुटनों को थोड़ा झुका लिया। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया। उसका दाहिना पैर आधी गति से पीछे हट गया, मांसपेशियां कुंडलित वसंत की तरह कस गईं। फिर उसने जमीन से धक्का दिया। हे उश! विक्रम हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ा। घास पर सरकते हुए ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। कुछ तेज कदमों के बाद उसने बड़ी आसानी से एक तीखा मोड़ लिया और फिर धीरे धीरे अपनी गति कम कर ली। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह रुक गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्राइमल इवोल्यूशन फ्रूट से मिला लाभ उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। यदि 10 का स्कोर यूसेन बोल्ट की गति को दर्शाता है, तो विक्रम ने अनुमान लगाया कि उसकी वर्तमान गति लगभग उससे दोगुनी है। उसके पीछे पीछे तीनों पौधे भी तेजी से चलने लगे। गार्जियन स्प्राउट अपने नन्हे पैरों से दौड़ रहा था, ढाल को इस तरह उठाए हुए था मानो चलते हुए भी विक्रम की रक्षा कर रहा हो। योद्धा अंकुर दौड़ते हुए उत्साह से अपनी लता को घुमा रहा था, कभी कभी लड़खड़ाता था लेकिन जल्दी से संतुलन वापस पा लेता था। हालांकि नवविकसित हीलर स्प्राउट सबसे धीमी गति से आगे बढ़ा। संघर्ष करते हुए उसकी छोटी छोटी जड़ें जमीन पर घिसट रही थीं। ये देखकर विक्रम ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी और उसे एक हाथ से उठा लिया। जल्दी मत करो, आप एक उपचारक हैं, धावक नहीं। हीलर स्प्राउट ने अपने पत्तों को थोड़ा हिलाया जैसे कि जवाब दे रहा हो। अपने 3 छोटे साथियों के साथ विक्रम 600 मीटर दूर टिमटिमाती बिंदु की ओर बढ़ता रहा, जो आज की खोज शुरू करने के लिए तैयार था। वह अब केवल 6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर सकता था, पहले से ही थोड़े धीमे चीते की गति के करीब पहुंच रहा था।
समान रूप से आश्चर्यजनक सहनशक्ति के साथ शिकार को पकड़ना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया था। विक्रम के लिए अब यह अक्सर कुछ ही मिनटों की बात होती थी। डिटेक्शन सिग्नल के बाद वह जल्द ही चट्टानों के ढेर के पास पहुंच गया। वहां उन्होंने आज के प्रायोगिक विषय को देखा, एक लकड़बग्घा। उन्होंने सिस्टम स्कैन को सक्रिय किया। क्रिम्सन लकड़बग्घा नीला अम्लीय वर्षा से प्रभावित एक परिष्कृत ग्रेड लकड़बग्घा से उत्परिवर्तित होता है। सभी लकड़बग्घा विशेषताओं को विरासत में मिलता है, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण अधिकांश दर्द संवेदना खो देता है। क्रूर और खून का प्यासा। नीले दर्जे का जीव एक साधारण लकड़बग्घा से काफी बड़ा था। उसका शरीर दुबला लेकिन शक्तिशाली था और एक बेहोश खूनी आभा ने इसे घेर लिया था। विक्रम के पास आते ही लाल लकड़बग्घे ने उसे देख लिया। उसकी खून जैसी लाल आंखें तुरंत सिकुड़ गई और उसके फर के नीचे की मांसपेशियों कस गईं। उसके गले से एक धीमी सी गुर्राहट निकली। लकड़बग्घे ने धीरे धीरे अपने जबड़े खोले, जिससे उसके नुकीले पीले दांतों की कतारें दिखाई दी और उसके मुंह के कोनों से गाढ़ी लार टपक रही थी। उसकी निगाहें विक्रम पर इस तरह टिक गई जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। इसी बीच विक्रम से थोड़ी दूरी पर 3 अंकुर खड़े थे। गार्जियन स्प्राउट ने अपनी डाल को मजबूती से जमीन में गाड़ दिया, मानो वह किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो। वॉरियर स्प्राउट ने अपनी बेल की पत्ती को सीधा खड़ा रखा और उसकी आंखें लकड़बग्घे पर टिकी हुई थीं। हीलर स्प्राउट ने अपनी चमकती पत्तियों को धीरे से हिलाया, जिससे हवा में हल्की हल्की उपचारक कण फैल गईं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं हिला। वे सभी विक्रम को देख रहे थे। विक्रम ने जानबूझकर पहले ही उन्हें दखल न देने का संकेत दे दिया था। वह अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। विक्रम को स्थिर देखकर लकड़बग्घे के कान उसके सिर से कसकर चिपक गए। उसके आगे के पैर थोड़े नीचे झुक गए। उसके पीछे के पैर अचानक जोर से ऊपर उठे। पलक झपकते ही लाल लकड़बग्घा गोली की तरह आगे की ओर झपटा। 1 सेकंड के भीतर ही उसने दूरी कम कर ली। 2 मीटर से भी कम दूरी पर विक्रम को लकड़बग्घे के मुंह से आ रही दुर्गंध पहले ही महसूस हो रही थी। जैसे ही लकड़बग्घे के जबड़े आगे की ओर बढ़े, विक्रम ने शांति से अपना शरीर एक तरफ खिसकाया और आधा कदम पीछे हट गया। लकड़बग्घे का बिजली की तेजी से किया गया काटना पूरी तरह से चूक गया। उसी क्षण विक्रम का शरीर मुड़ गया। उसकी बाएं मुट्ठी कसकर बंद हो गई। उसकी बाह, कंधे और कमर की मांसपेशियां एक साथ हिलीं, जिससे उसके पूरे शरीर की ताकत एक ही मूके में समाहित हो गई। वार सीधे लकड़बग्घे के बगल में लगा। दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। क्रिम्सन हाइना की छाती स्पष्ट रूप से अंदर की ओर धंस गई और उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से जमीन पर गिर पड़ा। धूल का गुबार हवा में उड़ गया। उसके पीछे योद्धा अंकुर ने सहज रूप से उत्साह में अपनी तलवार उठाई, जबकि संरक्षक अंकुर ने जय जयकार करते हुए अपने जड़ पैर पटके। यहां तक कि हीलर स्प्राउट ने भी अपनी पत्तियों को और तेजी से हिलाया, जिससे अधिक चमकदार कण निकले। लेकिन इससे पहले कि विक्रम अंतिम प्रहार कर पाता, लकड़बग्घा अचानक एक तरफ लुढ़क गया। अपनी टूटी हुई पसलियों के बावजूद दर्द से व्याकुल शरीर ने भयानक उग्रता से प्रतिक्रिया दी। उसने अपना सिर तेजी से घुमाया, जबड़े चौड़े खोलते हुए विक्रम की बाह को काटने की कोशिश में फिर से झपटा।